जैसा कि हम लोगों ने शासन के पहले अंग में देखा, विधायिका। विधायिका के बारे में हमने ये समझा कि कानून बनाने के लिए जो संस्था बनाई गई आधुनिक काल में, जब कानून बनाने का प्रोसेस चालू हुआ तो उसके लिए कानून बनाने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होगी या कौन सी संस्था उसे बनाएगी, तो उसे विधायिका कहा गया। विधायिका यानी लेजिस्लेचर कहा गया। तो कुल मिला जुलाकर हमने देखा कि कुछ जगहों पर जहां पर जनसंख्या कम होती है वहां पर कैसे विधायिका अपना कार्य करती है, रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह और क्या बोलते हैं इनिशिएटिव यानी पहल के माध्यम से, और जहां पर जनसंख्या बहुत ही अधिक होती है वहां पर लोग चुनाव द्वारा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा अपने क्या बोलते हैं प्रतिनिधि को संसद जैसे भवनों में या विधायिका में चुनकर भेजते हैं, तो वहां पर वो कानून बनाने का कार्य करती है। तो हमारे यहाँ पे संसद यानी क्या बोलते हैं विधायिका जो थी, विधायिका का हमने नाम दिया संसद। संसद में दो प्रकार होते हैं, जैसे एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। हमने देखा अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है जहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा में भेजते हैं। और ये लोग दोनों भी जो राज्यसभा और लोकसभा होती हैं, दोनों हाउसेस होते हैं, ये दोनों कानून को बनाने का कार्य करते हैं। फिर राष्ट्रपति अंतिम रूप में इसको अंतिम स्वरूप प्रदान करके इसे पास करता है। ऐसे हमारे भारत में व्यवस्था है। राज्य के स्तर पर ये काम विधानसभा और विधान परिषद करता है। दोनों को मिला जुलाकर विधानमंडल कहा जाता है। कुल मिला जुलाकर हमने एक बार देखा था। अगली जो शासन का अंग होता है वह कार्यपालिका। ठीक है, एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होता है अस्थायी कार्यपालिका। अगर हम इसको देखने जाएं तो एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होता है अस्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका ये होती है जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इसको कहा जाता है। ये ऐसे चुनकर आती है जो चुनाव द्वारा लोग चुनकर इनको आती है। ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका वो होती है जो चुनाव द्वारा नहीं आती है, ये अस्थायी रूप से हमेशा कार्य करती रहती है। ये जो पॉलिटिकल कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका होती है, ये तो देखने में प्रत्यक्ष रूप से सामने की ओर क्या बोलते हैं कार्य यह करती है, लेकिन इसका कार्य ये हमेशा कार्यपालिका का भाग बनकर यह कार्यपालिका के कार्यों को करती रहती है। जैसे इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देखें। ब्यूरोक्रेट्स यानी अधिकारी तंत्र, अधिकारी तंत्र जैसे IAS, IPS एक्सेट्रा। ठीक है, अन्य अधिकारी जो भी ब्यूरोक्रेट्स में आते होंगे, जो क्या बोलते हैं कार्यपालिका के भाग को संभालते होंगे। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका में आती है, चार प्रकार होते हैं। एक होता है अध्यक्षीय कार्यपालिका, दूसरा होता है संसदीय कार्यपालिका, और तीसरा होता है दोहरी कार्यपालिका, और अंतिम होता है, इसका जो नाम होता है वह होती है अंतिम बहुल कार्यपालिका। इसे प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, इसे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कहते हैं,
इसे ड्यूअल एग्जीक्यूटिव कहते हैं और इसे अगर हम देखने जाएं प्लूरल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। प्लूरल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अब ये जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका में ये कैसे कैसे कार्य करते हैं, ये क्या क्या होती है, इसको हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में देखेंगे कि ये कैसे कार्य करती है। तो मैं इसे मिटा देता हूं। अगर हम इसमें देखने जाए पहला अध्यक्षीय कार्यपालिका को, या प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, अध्यक्षीय कार्यपालिका होती है, यदि हम इसके बारे में देखने जाए तो अध्यक्षीय कार्यपालिका में जो चुनाव द्वारा जो अध्यक्ष को चुना जाता है या कि हेड ऑफ स्टेट को चुना जाता है या हेड ऑफ गवर्नमेंट को चुना जाता है, वही यहाँ का सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर चुनाव कैसे होते हैं, यहाँ पर निर्वाचक गणों द्वारा इसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उसे कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का तो शक्तियों का पृथक्करण से हम लोग ये समझते हैं सेपरेशन ऑफ पावर जिसे कहा जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो शक्तियां होती हैं किसके बीच में, विधायिका के बीच में, कार्यपालिका के बीच में और न्यायपालिका के बीच में, एक दूसरे से पूर्णतः रूप से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती है। तो इसी को कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। यदि शक्तियों का पृथक्करण कहीं पे एकदम व्यवस्थित रूप में दिखाई देता है तो वह अध्यक्षीय कार्यपालिका में दिखाई देता है। यहाँ पर जो विधायिका होती है वह कार्यपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ये जो अध्यक्ष होता है वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसे हेड ऑफ स्टेट, इसे हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख, और इसे हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट सरकार का प्रमुख, दोनों यहां पर कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जो यहां पर कार्यपालिका होती है वह राष्ट्रपति की कार्यपालिका हमेशा यहां पर राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होती है। उसे राष्ट्रपति अपने साथ में रख सकता है कार्य करने के लिए, उसे राष्ट्रपति अपने पास से हटा सकता है कार्य करने से। ठीक है, तो ये सारा चीज जो निर्भर होता है यहाँ पर अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति के हाथों में होता है। यहाँ पर विधायिका राष्ट्रपति को यानी अध्यक्ष को अपने मनमाने तरीके से हटा नहीं सकती, उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। तो हम ये भी लिख लेते हैं, उनका एक क्या होता है, निश्चित कार्यकाल होता है। निश्चित कार्यकाल होता है। विधायिका केवल महाभियोग द्वारा ही उसे अपने पद से हटा सकती है, लेकिन यह जो प्रोसेस होता है वह बहुत ही जटिल प्रोसेस होता है। महाभियोग की जो प्रोसेस होता है तो इनका कार्यकाल निश्चित होता है।
राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, ना तो विधायिका पर कोई प्रभाव डाल सकता है और विधायिका राष्ट्रपति को मनमाने तरीके से नहीं हटा सकती है। तो यहाँ पर शक्तियों का जो पृथक्करण होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। और इसका एग्जाम्पल जो हम लोग सबसे अच्छा देख पाते हैं वो है यूएसए यानी अमेरिका। जहां पर अध्यक्षीय कार्यपालिका हमको दिखाई देती है। दूसरा यदि हम इसका देखने जाएं तो जैसा कि हमने दूसरा लिस्ट बनाई थी, दूसरे में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वह होता है संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका, तो संसदीय कार्यपालिका क्या होती है यदि हम दूसरा देखें, संसदीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका, ठीक है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। जो संसदीय कार्यपालिका होती है दोस्तों, संसदीय कार्यपालिका को स्टार्ट, ये जो संसदीय कार्यपालिका होती है, संसदीय कार्यपालिका कुछ इस प्रकार होती है। इसमें जो कार्यपालिका होता है वो विधायिका से ही निकल कर आता है। इसका मतलब क्या होता है, चलो समझते हैं। जब कोई भी चुनाव होता है, लोग अपने प्रतिनिधि, लोकतंत्र में जैसे हमारा जो लोकतंत्र है उसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर विधायिका में भेजते हैं यानी संसद में भेजते हैं। तो उस संसद से ही कुछ लोग निकलकर एक मंत्रिमंडल बनाते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल संसद से ही निकलकर बनता है, इसलिए इसे कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसे कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। दूसरा, ये जो लोग मंत्रिमंडल निकलता है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। इनका जो उत्तरदायित्व होता है वो किसके प्रति होता है, संसद के प्रति होता है, और ये सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व इनका होता है। तो जो इनका सामूहिक उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है, इसलिए इसे उत्तरदायित्व गवर्नमेंट भी कहते हैं, उत्तरदायित्व सरकार भी कहते हैं, उत्तरदायी सरकार, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको देख लेते हैं। इसको पहले दो चीज कहते हैं। पहली चीज कहते हैं इसे कैबिनेट गवर्नमेंट, और इसे उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। यहां पर क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो संसदीय कार्यपालिका होती है उसमें लोग तैरते भी साथ में हैं और लोग डूबते भी साथ में हैं। यहाँ पर जो मंत्रिमंडल होता है वह तैरता भी साथ में है और वह डूबता भी साथ में है। तो इस जो कथन है इससे क्या तात्पर्य आता है, इससे यह तात्पर्य आता है कि जब कभी भी बहुत ध्यान से सुनना, जब कभी भी संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल जो भी बनता है, जब वो विधायिका से निकलता है तो विधायिका के प्रति ही उत्तरदायित्व उसका बनता है, उसके प्रति ही जिम्मेदार वह होता है। तो जब वो उसके प्रति जिम्मेदार होता है, यदि कोई भी वहां पर संसद में, विधायिका में कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है, यदि वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी की पूरी मंत्रिमंडल के साथ में पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिर जाती है। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर जो पीएम होते हैं वो वास्तविक प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रमुख होते हैं। मतलब यहाँ पे जो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है वह, यदि ऐसे कहा जाए, वास्तविक प्रमुख कहा जाए तो वो पीएम होता है। और यहाँ पर ऐसी प्रणालियों में जो राष्ट्रपति होता है वह नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है।
नाम मात्र का प्रमुख होता है। सारे कार्य तो किए जाएंगे, नाम मात्र का प्रमुख से क्या समझते हैं हम लोग, जो सारे कार्य यहाँ पर क्या बोलते हैं किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्रपति सत्ता प्रमुख भी होगा, ठीक है, जो मंत्रिमंडल का प्रमुख भी राष्ट्रपति होगा, लेकिन जो राष्ट्रपति का जो कार्य होगा वो वहां पे रबर स्टैंप की तरह होता है, यानी वह बैठकर देखेगा सारे कामों को। उसे पीएम अपने मंत्रिमंडल के साथ में सलाह देगा, उस सलाह के अनुसार विभिन्न कार्य को एग्जीक्यूट करेगा और कार्य को करता रहेगा, और सारे कार्य के हो जाने के बाद जो फाइनल स्वरूप प्रदान करेगा यानी साइन करने का कार्य करेगा, या किसी किसी जगह पे जो क्या बोलते हैं उनके विशेषाधिकार का प्रयोग जो करेगा वो राष्ट्रपति करता है। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है, पीएम को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है, ऐसी गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट कहा जाता है या उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। तीसरा इसमें अगर हम स्वरूप देखने जाए, इसके एग्जाम्पल में हम लोग भारत लिख सकते हैं, भारत और इंग्लैंड कुछ हद तक, ठीक है। तो भारत के बारे में जब हम लोग ने ये देख लिया, ये संसदीय कार्यपालिका के बारे में जब हमने देख लिया, तो तीसरी इसमें व्यवस्था आती है दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका यानी ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। तो ये जो ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होता है ये हमें देखने को मिलता है, हम साथ में एग्जांपल लिए चलते हैं, श्रीलंका में और फ्रांस में। ड्यूअल कैसे कहेंगे इसे, ड्यूअल किस लिए कहेंगे हम लोग इसको, यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर संसदीय कार्यपालिका में कैसा था, जो राष्ट्रपति था वो नाम मात्र का प्रमुख था, पीएम था जो वास्तविक प्रमुख था। तो ऐसी व्यवस्था में जो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए फ्रांस और दूसरा श्रीलंका। तो जो फ्रांस है इसमें जो राष्ट्रपति होता है वह वास्तविक प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख नहीं होता है, वास्तविक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। और जो पावर्स होती है वह पीएम के पास भी होती है। पीएम भी क्या होता है यहाँ पे, पावरफुल होता है। अब कैसे, हम लोग सोचते रहेंगे कोई एक जगह पर किसी एक देश में किसी एक प्रणाली में क्या बोलते हैं एक ही लोग क्या बोलते हैं पावरफुल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कार्यों को कुछ इस प्रकार बांटा गया है कि राष्ट्रपति जो बाहरी मामलों को देखेंगे, जैसे रक्षा देखेंगे, विदेश देखेंगे, अन्य बाहरी मामलों को यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है या देखा जाता है। यहाँ पर इसका प्रमुख भूमिका निभाता है राष्ट्रपति। और जो पीएम होता है वो पीएम जो घरेलू और प्रशासनिक व्यवस्था होती है, और प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो कौन देखता है, यहाँ पर पीएम देखता है। इस प्रकार यहां पर भी इसे हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं इसे, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। कुछ कार्य जो घरेलू और प्रशासनिक व्यवस्था का कार्य है वह पीएम देखता है, बाहरी रक्षा, विदेश एटसेट्रा मामले कौन देखता है, राष्ट्रपति देखता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही अपनी अपनी भूमिका में होते हैं और दोनों ही यहाँ पर पावरफुल होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था हमें दिखाई देती है कहाँ पर, जो व्यवस्था ये व्यवस्था हमें दिखाई देती है फ्रांस में, श्रीलंका में। तो ऐसी व्यवस्थाएं भी चलती रहती हैं। तीसरा हम अगर देखने जाएं, लास्ट वाला अगर चौथा हम देखने जाएं, तो चौथे में हम देखेंगे बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका, बहुल
अलग अलग लोकतंत्र में जो इसके एग्जांपल्स में आता है वो आता है स्विट्जरलैंड। इसको प्लूरल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो ये भी एक खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा लोकतंत्र का प्रकार है। यहाँ पे यदि हम देखने जाएं, यहाँ पर जनसंख्या कम है, यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पर चलाई जाती है, संचालित की जाती है। तो यहाँ पर व्यवस्था कुछ ऐसी होती है कि सारे देश में किसी भी पार्टी विशेष से 7 लोगों को चुना जाता है। वो 7 लोगों के पास कोई हायरार्की सिस्टम नहीं होती है। सातों के सातों जो किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, किसी भी विचार से हो सकते हैं, समर्थित हो सकते हैं, विचार एक्सेट्रा से समर्थित हो सकते हैं। इन 7 लोगों में से 7 लोगों की एक काउंसिल बनती है, यानी परिषद बनती है। 7 लोगों की एक काउंसिल बनती है। इसी में से एक को राष्ट्रपति और एक को उपराष्ट्रपति चुना जाता है। परंतु ये कितने समय के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष का जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो फिर इन्हीं 7 में से या कोई अन्य 7 में से वहां पर मतलब जो कार्यकाल होता है उन्हीं 7 में से अगले 2 को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुना जाता है। तो ऐसे वहां पर गवर्नमेंट चलाई जाती है। यदि वहां पे कोई नया कानून वगैरह बनाना होता है तो वहां पे जनमत संग्रह कराया जाता है, लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, वहां पर वो किसी भी जो बिल आता है उसके पक्ष में वोटिंग करते हैं, यानी अपना जनमत का संग्रह दिखाते हैं किस तरफ है, किस तरफ उनका रुझान है। तो उसके आधार पर वहां पर विधायिका का निर्माण होता है, कानून बनाया जाता है। और यहाँ पर इस कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए ये 7 लोगों की काउंसिल होती है, फेडरल काउंसिल होती है। ठीक है, तो अभी ये 7 लोग एकदम इक्वल पावर रखते हैं, कोई भी थोड़ा भी कम नहीं, कोई भी थोड़ा ज्यादा नहीं। जो बाहर से विदेशी लोग आते हैं या फिर औपचारिकता फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है, उसके लिए उनमें से एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। और इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट गिरने की कभी भी आशंका नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, स्थिरता बहुत ज्यादा होती है। इस प्रकार की गवर्नमेंट में स्थिरता बहुत ज्यादा होती है। कार्य सारे समय पर पूरा होते हैं, समय पर कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार हम लोग ने देखा कि कार्यपालिका इतने प्रकार की होती है। राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, जिसमें हमने पहला देखा कि अध्यक्षीय कार्यपालिका, दूसरा हमने देखा संसदीय कार्यपालिका। अध्यक्षीय कार्यपालिका कहां पर एग्जीक्यूट की जाती है? अमेरिका जैसे देशों में। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उसका संसदीय कार्यपालिका के लिए भारत और इंग्लैंड बहुत ही प्रमुख एग्जाम्पल है और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर संसदीय कार्यपालिका को देखा जा सकता है। तीसरा जो होता है ड्यूअल कार्यपालिका यानी दोहरी कार्यपालिका, वह हम फ्रांस में देख सकते हैं और श्रीलंका में देख सकते हैं। चौथी जो सबसे प्रमुख और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही क्या बोलते हैं सुंदर जो व्यवस्था एक है, ऐसी व्यवस्था और भी जगहों पर हमें देखी जानी चाहिए, होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, वह होती है स्विट्जरलैंड जैसे देशों में। ठीक है, इस प्रकार यह कार्यपालिका होती है। और जो अस्थायी कार्यपालिका होती है वह आधिकारिक तंत्र से बनती है और वह देश का शासन व्यवस्था चलाने का कार्य करती है। वह कभी भी उसे हटाया नहीं जा सकता, कभी भी वो हटता नहीं है, अपने कार्य को वो पीछे से करते रहता है। ठीक है, तो शासन के अंगों में जो हम लोगों ने अब तक देखा कि पहला जो शासन का अंग होता है जैसे कि विधायिका होती है, दूसरी जो कानून बनाने का कार्य करता है, उस कानून के अनुसार शासन चलाने का कार्य करता है कार्यपालिका,
उसी प्रकार तीसरा जो अंग होता है, उनके बीच में जब विवादों के, ये विधानों से जो निर्मित विवाद होते हैं, उसके समाधान के लिए जो तीसरी इकाई हम लोग ने बनाई है वो होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका को कहते हैं जुडिशियरी। जुडिशियरी ठीक है। तो ये जो न्यायपालिका होती है, ये न्यायपालिका कहाँ पर किस तरीके से कार्य करती है, वह हम लोग दिखाने के लिए, वह हम लोग जानने के लिए आज यहाँ पर इसके बारे में कुछ चीजों को पता करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पता करने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि क्या पहले न्यायपालिका होती थी? हाँ, बिल्कुल होती थी। जब प्राचीन काल होता था तो वहां पर न्याय देने का कार्य, जैसे राजतंत्र में राजा द्वारा किया जाता था। राजा द्वारा किया जाता था। धर्मतंत्र में यह कार्य, जो धर्म ग्रंथ होते थे उसके अनुसार किया जाता था। जैसे जैसे आधुनिक काल आया वैसे वैसे हमें जब क्या बोलते हैं, विधायिका जब लोगों ने बनाई, विधायिका के अनुसार कानून बनाया लोगों ने, और उसके जब कानून बनाने के लिए कानून के अनुसार शासन चलाया गया, कार्यपालिका बनी, तो उसके साथ में ही हमें एक तीसरे अंग की जरूरत महसूस हुई जिसे कहा जाता है न्यायपालिका। न्यायपालिका की कुछ भूमिका इस प्रकार होती है कि जैसे इसका जो न्यायपालिका क्या होता है, न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका क्या करती है इसमें? विधायिका कानून बनाने का काम करेगी और कार्यपालिका क्या करेगी? उसके अनुसार शासन चलाने का कार्य करेगी। तो इस कानून बनाने से जब शासन चलाया गया तो वहां पर कुछ विवाद उत्पन्न हुए। क्या उत्पन्न हुआ? विवाद उत्पन्न हुआ। किसके बीच में? इस विधियों के बीच में। अब ये विधियां क्या कहना चाहती हैं, ये कैसे पता चलेगा? इन विधियों द्वारा क्या कहा गया है, किसके पक्ष में ये विधियां सही होंगी, किसके पक्ष में ये विधियां गलत होंगी? ठीक है, तो इन सारे समाधान के लिए हमने क्या बनाया? यहाँ पे न्यायपालिका बनाया। हमने क्या बनाया? न्यायपालिका बनाया। न्यायपालिका क्या करता है? न्यायपालिका इन विधियों का क्या होता है? इंटरप्रिटेशन करता है, यानी निर्वचन करता है कि ये विधियां क्या कहना चाहती हैं। इनका निर्वचन करता है। अंतिम निर्वचन कौन करता है? निर्वचन कौन करता है? न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका जब ये अंतिम निर्वचन करती है या इसके बारे में व्याख्या करती है, इसका व्याख्या करती है, तो इस व्याख्या के बारे में कुछ जजमेंट्स देती है। ये जजमेंट्स ही अपने आप में एक कानून बन जाता है, यानी केस लॉज बन जाता है। केस लॉज कहलाता है या जज मेड लॉज कहलाता है। जज मेड लॉज कहलाता है। जज मेड लॉज कहलाता है। तो जब जैसे कोई दो विधियां हैं जिनके बीच में क्या बोलते क्लैश हो रहा था, उसका क्लैश करने का क्या बोलते, जब उन विधियों में क्लैश हो रहा था या आपस में क्या बोलते हैं वो विधियां टकरा रही थी, या उन विधियों में एक विधि एक दूसरे के असंगत थी, तो उन विधियों का लास्ट वाला व्याख्या करने का कार्य करता है न्यायपालिका। न्यायपालिका के पास ये अधिकार दिए गए हैं। जब न्यायपालिका उनकी व्याख्या करता है, उससे जो निर्णय निकल कर आते हैं, जो जजमेंट्स निकल के आते हैं, उसे कहा जाता है केस लॉज या जज मेड लॉज। ठीक है,
अगली चीज हम इसमें ये देखेंगे, और ये जो होती है इसके जो न्यायपालिका होती है, जो प्रमुख न्यायपालिका होती है, जैसे भारत का एग्जांपल ले ले, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो भी कोर्ट्स आते हैं, जैसे हाई कोर्ट आती हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं, तो इसके जो क्या बोलते हैं जजमेंट्स होते हैं, इसके जो केस लॉज होते हैं, वो उनके लिए कानून के रूप में कार्य करती है। उन्हें इसका आधार लेकर अपने निर्णय सुनाने होते हैं। ठीक है, तो आगे यदि देखें कि जैसे यदि एकात्मक व्यवस्था होती है वहां पर न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, और जहां पर संघीय व्यवस्थाएं होती हैं वहां पर ये कैसे कार्य करती है, और भारत जैसे संसदीय व्यवस्थाओं में ये कैसे कार्य करती है। जो एकात्मक व्यवस्था होती है, एकात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका बहुत ही कमजोर होती है, न्यायपालिका अत्यंत कमजोर होती है, अत्यंत कमजोर होती है। क्यों ऐसा होता है? तो ये क्या होता है, यदि हम न्यायपालिका देखने जाएं तो न्यायपालिका क्या करती है, संतुलन बनाने का कार्य करती है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच में। तो जब यूनिटरी पावर होती है, जब एकात्मक व्यवस्था होती है, तो वहां पर संसद सबसे पावरफुल होता है। कौन पावरफुल होता है सबसे ज्यादा? संसद। संसद क्या होता है, बहुत ही मजबूत होती है। तो जब संसद मजबूत होती है, सारे लोग केंद्र पर ही निर्भर होते हैं, तो वहां पर राज्यों के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वहां पर चेक्स एंड बैलेंस करना ही नहीं पड़ता है, संतुलन शक्ति क्या बोलते हैं, जो शक्तियों का विभाजन है उसके बीच में संतुलन देखना ही नहीं पड़ता है। तो वहां पर क्या होता है, संसद मजबूत हो जाती है और न्यायपालिका बहुत ही क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसके विपरीत यदि हम देखने जाएं, दूसरी व्यवस्था जो है अध्यक्षीय व्यवस्था है। अध्यक्षीय व्यवस्था में देखने जाएं, जैसे कि अमेरिका, यहाँ पे जैसे कि मैं इंग्लैंड की बात कर रहा था, तो यदि मैं अमेरिका यूएसए वगैरह में देखने जाऊं, तो जब यूएसए बना तो वो सारे राज्यों ने मिलकर आपसी समझौता किया, आपसी समझौता से यूएसए का निर्माण हुआ। तो जब यूएसए निर्मित हुआ तो इसमें सेपरेशन ऑफ पावर बहुत अच्छी तरीके से क्या हुआ, एक्सरसाइज हुआ। ठीक है, बनाया गया। तो जब वहां पर ये सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया, तो जो प्रांत होते हैं और जो केंद्र होता है, दोनों के बीच में जो संतुलन बनाने का कार्य करता है, दोनों के बीच में जो विधायी गतिरोध उत्पन्न होता है, विधायी गतिरोध जो उत्पन्न होता है, उसको सुलझाने का काम कौन करता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका वहां पर अंतिम व्याख्याएं देता है और दोनों के बीच में यहां पर न्यायपालिका क्या हो जाता है, बहुत ही मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एकात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की स्थिति क्या थी, कमजोर थी। अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या थी, न्यायपालिका की स्थिति बहुत ही मजबूत थी। ठीक है, यहीं पर निकल कर आता है जब क्या बोलते हैं, अमेरिका ने अपने संविधान का निर्माण करने लगे, जब उन्होंने 5वां संविधान संशोधन किया, तो वहां पर उन्होंने, ठीक है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लेकर आए। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। तो जब यहां पर न्यायपालिका बनी तो यहां पर दो प्रकार के वर्ड्स निकल कर आते हैं, जिसको हम लोग अलग से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत हमको ये देखना है, ये अभी हम लोग देखेंगे। और एक दो वर्ड्स है जो हमें पहले देखना चाहिए। एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित
प्रक्रिया। और एक दूसरा होता है यथोचित विधि प्रक्रिया। विधि प्रक्रिया, एक को कहते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ और एक को कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यदि हम समझने जाए तो ये जो विधायिका जो पहला अंग था शासन का, इन्होंने क्या किया, एक कानून बना दिया। एक कानून क्या बनाया उन्होंने, जो भी किसी भी विधि को पास कर दिया, अब कार्यपालिका उसको उसी के अनुसार शासन करेगी। ठीक है, तो अब जो भी कोई भी विवाद होगा विधायिक विधियों के बीच में, तो वो जब विधि जाएगी, क्या बोलते हैं, जब क्या बोलते हैं केस जाएगा, क्या बोलते हैं, न्यायपालिका के पास। तो न्यायपालिका यहां पर क्या करेगी, न्यायपालिका देखेगी कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, क्या उसके अनुसार वो जो विधियों में टकराव है वो कितने हद तक संगत है या कितने हद तक असंगत है। मतलब जो संसद ने विधि बनाकर भेजी है, वो संसद द्वारा बनाए गए विधि के अनुसार ही न्यायपालिका उसे देख सकती है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। और जो दूसरा यथोचित विधि की प्रक्रिया होती है, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ जो लॉ होता है, इसमें न्यायपालिका की शक्ति इसलिए बढ़ जाती है, जैसे अमेरिका में क्या है, यथोचित विधि की प्रक्रिया है, और एकात्मक व्यवस्था में क्या होती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो यथोचित विधि प्रक्रिया में क्या होती है कि न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है और न्यायालय यह देखता है कि किस हद तक ये कानून किसी भी चीज के या किसी भी पक्ष या विपक्ष में संगत या असंगत है। यदि लगता है कि कोई विधि असंगत है, तो क्या बोलते हैं, लोगों के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के असंगत है, तो यहां की न्यायपालिका उसे क्या कर देगी, खारिज कर देगी। उसे क्या कर देगी, खारिज कर देगी। मतलब यहां पे न्यायपालिका का क्या हो जाता है, पावर बढ़ जाता है। न्यायपालिका का पावर बढ़ जाता है किसमें, यथोचित विधि प्रक्रिया में। लेकिन जहां पर एकात्मक व्यवस्था होती है, वहां पर संसद ने जो कानून बना दिया, संसद ने जो कानून बना दिया, न्यायपालिका को उसी के संगत रहकर कार्य करना पड़ता है। न्यायपालिका उसी के संगत या ठीक है अधीन रहकर कार्य करती है, अधीन रहकर कार्य करती है। तो यहां पर सीधी सी बात है, जब आपको एक बुक दे दिया गया है जो विधि की बुक है, उसके अनुसार आपको कार्य करना होगा, तो आप बंध जाएंगे उन विधियों के अनुरूप। और जहां पर आपको प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जो प्राकृतिक न्याय किस प्रकार का होता है, उसके अनुरूप कार्य करना होता है, तो आप वहां पर आपकी पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है, तो यहाँ पर उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जहां पर एकात्मक व्यवस्था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि संसदीय, जैसे हमने देख लिया एकात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की स्थिति कमजोर होती है, अध्यक्षीय व्यवस्था में जैसे यूएसए में न्यायपालिका की शक्ति बढ़ जाती है। किस वजह से बढ़ जाती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वजह से बढ़ जाती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में न्यायालय को फ्री हैंड दे दिया जाता है और उन्हें प्राकृतिक न्याय के, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के ऊपर न्याय देना होता है। यदि दो विधियों में टकराव होता है, दो विधियां ऐसी आती हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो वहां पर उन्हें न्यायपालिका पूरी तरीके से खारिज कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर न्यायपालिका की शक्ति बढ़ जाती है।
और इस प्रकार यहाँ पे यूनिटरी व्यवस्था में यानी एकात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अगर हम देखने जाए भारत में जहां पे संसदीय प्रणाली चलती है वहां पर न्यायपालिका की स्थिति कैसी है, तो हम उसके बारे में चलिए आगे बात करते हैं। स्टार्ट। भारत में जहां पर क्या है, संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में किस चीज को फॉलो किया जाता है, या हमारे यहाँ पे भारत में क्या बोलते हैं न्यायपालिका की स्थिति कैसी है, ये यदि हम देखने जाए हमारे संसदीय प्रणाली की बात करें तो जब हम संविधान का निर्माण कर रहे थे तो हमने सोचा कि क्या बोलते हैं, जैसे कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप ही न्यायपालिका को फ्री हैंड दे दिया जाए। लेकिन तभी लोगों की शक्तियां असीमित हो जाएगी और जो हमारी विधायिका थी यानी संसद था, संसद की शक्ति पे जो क्या हो जाएगा, निर्बंधन लग जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने लिया ड्यू प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हमने इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे न्यायपालिका को चलाया। हमारे यहाँ पे न्यायपालिका क्या होती है, संसद विधि बनाती है, संसद विधि बनाती है। विधि का जो भी विधि बनाने का कार्य करती है वह करती है संसद। इस विधि के अनुरूप, विधि के अनुरूप कार्य करने का कार्य करती है, कार्य करने का कार्य न्यायपालिका करती है, न्यायपालिका करती है। परंतु हमने जो हमारी न्यायपालिका है उसकी शक्तियों को कमजोर नहीं किया। हमने हमारी न्यायपालिका को संसदीय व्यवस्था में हमने जो दिया अपने न्यायपालिका को हमने संविधान की अंतिम व्याख्या, संविधान के अंतिम व्याख्या की जो शक्ति दी हमने, वो हमने किसको दी, सुप्रीम कोर्ट को। हमने देखिए कैसे चेक्स एंड बैलेंस किया है। हमने अपना जो प्रणाली रखा वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रखा, यानी हमने यूनिटरी व्यवस्था के आसपास रखा। मतलब जैसे समझो यूनिटरी व्यवस्था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब संसद जो भी कानून बना देगी उस विधि के अनुरूप ही न्यायपालिका न्याय करने का कार्य करेगी। तो हम चलेंगे किस तरफ, यूनिटरी व्यवस्था की तरफ चलेंगे। हमने न्यायपालिका में क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे इसको केंद्रीय रखा या क्या बोलते एकात्मक रखा। कैसे एकात्मक रखा कि हमारे पास कई सारे सुप्रीम कोर्ट्स नहीं है, हमारे पास एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एक ही केंद्रीय सुप्रीम कोर्ट है। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने कई सारे हाई कोर्ट्स बना दिए, हाई कोर्ट्स बना दिए। इस हाई कोर्ट्स के अंदर कई सारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स बना दिए, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स बना दिए। इसके अंतर्गत ही सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स बना दिए, ऐसे सबके अंदर। तो लेकिन प्रमुख हमने किसको रखा, सुप्रीम कोर्ट को रखा। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट को दिया। कोई भी कानून के जो भी कानून है, जो भी संविधान है, संविधान की अंतिम व्याख्या का जो हमने क्या बोलते हैं पावर दिया, वो किसे दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट में दिया, सुप्रीम कोर्ट को दिया। हमने जुडिशियल रिव्यू करने का, जुडिशियल रिव्यू यानी जो भी कानून बन जाते हैं, यदि उन कानूनों में, उनके कानूनों के व्याख्याओं में, व्याख्या करते समय जो कानून बन जाते हैं, यदि उनमें कोई भी त्रुटियां हैं तो उसे
वापस से देखने का जो पावर होता है, यदि कोई भी क्या बोलते हैं कानून जो होता है, विधि जो होती है, उसमें कितने असंगत है कितने संगत है वो कानून या विधियां, तो उसे देखने का जुडिशियल रिव्यू का पावर, जुडिशियल रिव्यू का पावर हमने किसको दिया? न्यायिक पुनर्व्याख्या का पावर किसको दिया? हमने सुप्रीम कोर्ट को दिया। तीसरा जो हमने सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर को बढ़ाया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर को इस प्रकार बढ़ाया है हमारे देश में कि उनके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक सूची बना ली है जिसके अंदर उसको क्या बोलते हैं, उसका जो मूलभूत संरचना का पार्ट माना गया, किसे? संविधान के मूलभूत संरचना का पार्ट माना गया है। और उससे यदि उसके असंगत कोई भी कानून जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास हमने यह अधिकार दिया, या सुप्रीम कोर्ट ने खुद से यह अधिकार धीरे धीरे क्या बोलते हैं इस प्रोसेस के दौरान लिया है कि वे उसे खारिज कर सकते हैं। इस प्रकार हमने अपनी कार्यपालिका, अपनी विधायिका और अपनी न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का पृथक्करण किया है। भले ही हमारी विधायिका से ही कार्यपालिका का जन्म होता है या निकलती है, फिर भी हमने उनकी शक्तियों को बहुत हद तक सेपरेट करके रखा है। इनके बीच में चेक्स एंड बैलेंस करने का काम, जब विधायिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो न्यायपालिका उसे कंट्रोल करने का काम करती है, चेक्स एंड बैलेंस करने का काम करती है। जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्रों को पार करती है तो राष्ट्रपति अपने क्या बोलते हैं क्वेश्चंस द्वारा, अपने प्रश्नों द्वारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्रों के बारे में उनसे पूछने का कार्य करती है। इस प्रकार हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंस स्थापित करने का कार्य किया है और सबके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर को रखा है। थैंक यू दोस्तों। इससे आगे हम अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।